गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे एवरेज या फिर औसत। औसत के अब तक 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इन 10 लेक्चर में हमने 175 क्वेश्चंस को डील कर लिया है और आज का जो हमारा 11वां सेशन है ये एवरेज का आखिरी सेशन है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एक सबसे नई बात पढ़ी, बीवी कॉन्सेप्ट। बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप यूज करते हैं और आपके क्वेश्चंस माइंड में होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये वाला था हमारा। बाकी और भी टाइप की लैंग्वेज पॉसिबल थी, अलग अलग। मैंने आपको लगभग 15-16 पैटर्न से गो थ्रू करवाया है कि इस टाइप के सवाल आपके बनते हैं। आज के सेशन में भी हम लोग देखेंगे कि कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने क्या हो सकते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो वासु स्टडी IQ नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सर्च करें, वहां पर PDF भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एग्जाम रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है एग्जाम रिलेटेड तो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर, वहां आपको एक डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा। वहां आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 176 से अपना कारवां स्टार्ट करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ऐसा करें, प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, एक एक करके पुराने सेशंस देखें। रीजन ये है कि अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी आपको नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे बीवी कॉन्सेप्ट आपको एवरेज में मिला, FOF कॉन्सेप्ट आपको मिक्सर के अंदर प्रोवाइड करवाया, और फिर हमने देखा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन रेशियो को कंप्लीट अवॉइड कर दिया और सारे के सारे सवाल हमारे एक एक लाइन में सोल्व हो रहे थे। तो ये यूनिक चीजें आपको क्यों प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हर शाम 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहा करेगी। देखना जरा 176 में इसने क्या कहा कि A, B और C 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। 3 डिफरेंट टाइप की क्रिकेट टीम्स हैं। यहां पर नंबर ऑफ प्लेयर्स का रेशियो है 2:5:3। यदि तीनों टीमों A, B और C के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रन का अनुपात लिया जाए तो ये निकल के आता है 30:17:25। आपसे पूछा है कि ऑल ओवर जो तीनों टीमें हैं इनका एवरेज क्या है, इनके जो खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए हैं इनका एवरेज क्या है। एक तरीका ये हो सकता है भाई, आप टोटल के मेथड से इस बात को डील कर लें, और दूसरा आपका तरीका ये हो सकता है कि आप बेस वैल्यू से इन सवालों को कर लें। ये वो भी पैटर्न आप कह सकते हो जहां मैंने आपको डेविएशन के बारे में बताया था कि विचलन से सवाल कैसे सोल्व होते हैं। टोटल से करने का तरीका क्या था भाई, पहली टीम का एवरेज कितना है 30 और खिलाड़ी कितने हैं 2, तो 30 गुणा 2 60 लिख लेते हैं। प्लस अगले केस की बात करें तो देखना जरा, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं 5 और एवरेज कितना है 17, 17 गुणा 5 कितना आ गया भाई 85। तीसरे केस की बात करें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास 3 हैं और एवरेज 25, तो ये कितना आ गया 75। टोटल प्लेयर्स हमारे पास 5 3 8 और 2 10, सबका सम अपोन में कितने प्लेयर आपके हैं ऐड कर दो। 80 70 150 160 और 220 अपोन में क्या आ जाएगा आपका 10। तो यहां से एवरेज जो है हमारा वो कितना निकल के आ गया 22। बेस वैल्यू से देखो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो। बेटर क्या रहेगा, हम लोग जो सबसे कम वाला उसको ले लें जिससे कि उस पर बेस्ड कैलकुलेशन ही ना करनी पड़े। हम ये मान लेते हैं कि एवरेज जो है हमारा वो कितना है 17। इसके अलावा जितना भी प्लस माइनस हो रहा है मामला, सबसे छोटी वैल्यू मान ली हमने। इसके अलावा जितने भी डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं उनको एवरेज की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखना जरा क्या हुआ भाई, पहली टीम के प्लेयर कितने रन बनाते हैं 30, 17 से कितने ज्यादा हो गए 13, प्लेयर कितने हैं भाई 2, तो ये क्या करेंगे 26 रन, 13 गुणा 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे। दूसरी टीम 17 एवरेज हमने माना ही है, यहां कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ। तीसरी टीम वाले क्या करते हैं 25 बनाते हैं, 17 से कितने ज्यादा 8 और प्लेयर कितने हैं 3, तो 24 रन यहां पर एक्स्ट्रा मिले। अब ये आपको एक्स्ट्रा रन मिल गए, ये हमारी यहां से बेस वैल्यू हो गई। अब हमें देखना है कि एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ा।
तो ये जो एक्स्ट्रा रन है, टोटल प्लेयर हमारे पास 10 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सॉरी 26, 24, 50 में 10 का डिवीजन कर दिया, 5 आ गया, तो यहां से रिजल्ट क्या हो गया 22। तो बेस वैल्यू आपको इसीलिए सिखाई गई है कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े ही आसानी से सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर 177 की लैंग्वेज को रीड करो, और जो बच्चे शुरू से सेशंस को देख रहे हैं वो ऐसा करो, कमेंट भी कर दो। रीजन ये है कि कैलकुलेशन इतनी आसान है इस सवाल की, आप माइंड में इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार के लिए ट्राई करो, 10 सेकंड का आपके पास यहां पर टाइम है। 177 में देखना क्या कहा कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के भाव से बेचे। जो लार्ज साइज के हैं उनको किस हिसाब से बेच रहा है, 15 रुपए का एक, जो एकदम मीडियम साइज है उसको 10 रुपए का एक, और जो स्मॉल साइज का है 5 रुपए का एक। और इसने बेचे कितने हैं, किस रेशो में, 3:2:5 में, कि बड़े वाले 3 बेचेगा, मीडियम वाले 2 बेचेगा, छोटे वाले 5 बेचेगा। सेव है उनका एवरेज आपको निकालना है। तो 2 तरीके आपको बताए हैं, आप चाहो तो वैल्यू आसान है तो टोटल से भी कर सकते हो। 3 सेव बड़े वाले बेचे, 15 गुणा 3 45 रुपए इनकी कॉस्ट हो गई। 10 सेव मीडियम साइज के बेचे, और 10 रुपए के हिसाब से 2 मीडियम साइज के, 10 गुणा 2 20 रुपए के ये बेच दिए। प्लस में अगले केस की बात करें तो 5 रुपए के हिसाब से 5 स्मॉल साइज के, तो 25। टोटल मिलाकर के बेचे कितने, 5 3 8 और 2 10 लिखा जा सकता है। 20 20 40, 5 5 50 4 90, और यहां से 10 का डिवीजन कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, बेस वैल्यू से डील कर दो। बेस वैल्यू आपका मन करे, जैसे यहां पर मैं 10 मान लेता हूं कि मेरी बेस वैल्यू क्या है 10। बड़े सेव कितने रुपए में गए, 15 में। कितने ज्यादा बेस वैल्यू से, 5 रुपए ज्यादा। कितने हैं आपके पास, 3, तो 15 रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मीडियम पर कोई डिफरेंस आएगा नहीं, मीडियम की तो रेट वैसे ही 10 आ रही है, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ। स्मॉल साइज वालों की बात करें तो देखना जरा, यहां पर कितने हैं, 5 है। किस भाव में बेचे, 5, तो 10 बेस वैल्यू मानी, इससे 5 कम करोगे तो 5 से ऊपर डिफरेंस आ गया आपका कितने रुपए का, 25 का। 10 से डिवाइड कर दो। यहां से देखना 15 माइनस 25, माइनस का 10, 0 से 0 कट गया, 10 माइनस 1, रिजल्ट क्या आ गया 9। जहां पर सवाल कैलकुलेटिव बनेंगे वहां पर आपको बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको बार बार डील कर रहे हैं। इजी सवालों में आप पता नहीं लगा सकते, इजी जो क्वेश्चंस है उनमें आपको ये लगेगा कि टोटल वाला मेथड भी ठीक है और बेस वैल्यू वाला मेथड भी ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को तो ये भी लग सकता है कि जो टोटल वाला मेथड है वो आसान है, लेकिन बेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। छोटे सवालों में अगर आप अप्लाई कर ले जाते हैं तो इसका मतलब बड़े वालों में तो बहुत आसानी से अप्लाई कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस है वो सारी की सारी अपनी यहीं पर होती है। अगेन देखना, ए बी और सी 3 क्रिकेट टीम है और इनके प्लेयर्स का रेशियो 4:5:7 गिवन है। यदि तीनों टीमों ए बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रन, एवरेज स्कोर का रेशियो कितना है भाई, 29, 23, 31। तो ये क्या कह रहा है, कंबाइंड रूप से, सामूहिक रूप से सभी तीनों टीमों के प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बने गए रनों का औसत आपको निकालना है। सिंपल सी बात है। अब यहां थोड़ी सी समस्या क्रिएट होती है। अगर आप टोटल से करते तो क्या करते, 4 गुणा 29, फिर 5 गुणा 23, 7 गुणा 31, फिर 5 4 9 और 7 16 का डिवीजन करते। ठीक है, तो टोटल से करते, देखो एक्सप्लेन मैं कर देता हूं आपको। पहला मेथड अपना टोटल से करते क्या करते, 29 गुणा 4, 30 गुणा 4 120 होता है, एक कम से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 116, प्लस दूसरे केस में 5 और 23, 23 गुणा 5 115, प्लस 31 गुणा 7, 7 इधर और 21 इधर, तो 217। अपोन में डिवीजन किसका आएगा, 16 का। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो हमारा प्राइम फोकस है कि टारगेट करो बेस वैल्यू से। अब एक तरीका तो ये कि जो छोटे से छोटा नंबर है उसको बेस वैल्यू ले लो। जैसे मैंने मान लिया सभी का जो एवरेज है वो कितना है 23, ठीक है। अब टीम ए के जो प्लेयर है उनका एवरेज स्कोर कितना है 29, 23 से कितना ज्यादा भाई 6, और प्लेयर कितने हैं 4, तो 6 गुणा 4 24 हमें एक्स्ट्रा रन मिले। ये तो बेस वैल्यू हो गई, और यहां कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा रन, 24 रन एक्स्ट्रा मिले। दूसरी टीम जिसका एवरेज
23 था, उसको तो हमने काउंट ही बेस वैल्यू में किया है, तो यहां ना तो प्लस हुआ ना माइनस हुआ, तो नीड ही नहीं है एक्स्ट्रा रन की। अगले केस में 31 बनाते हैं, तो 23 से कितना ज्यादा हो गया भाई आपका 8 ज्यादा। प्लेयर कितने हैं आपके पास 7, 8 7 है 56। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस वैल्यू मानने के बाद भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा रन्स निकल के आए हैं उसको, और टोटल प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो एवरेज को ये रिप्रेजेंट कर देगा कि इतने एक्स्ट्रा रन है, डिवीजन किया तो एक्स्ट्रा एवरेज और क्या हो जाएगा। तो प्लेयर कितने हैं आपके 16, 5 2 7 80, 16 5 80, 23 5 28। ये लो अपना रिजल्ट हो गया। तो यहां आपको अंतर समझ आ रहा होगा कि बेस वैल्यू से करने का क्या फायदा होता है। सवाल नंबर 179, जल्दी से 10 सेकंड में सवाल को पढ़ो और अगले 10 सेकंड में इसका रिप्लाई करो। और जो बच्चे स्ट्रीम पर अभी अभी जुड़े हैं वो पुराने क्लासेस जरूर देख लें, और अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कर दें। जल्दी से इसका आप मुझे रिजल्ट बताओ कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। 179 आई होप हो गया होगा। देखना, 3 मित्रों ए बी और सी की औसत जेब खर्च 80 रुपए है। यदि ए की अपेक्षा बी दोगुना खर्च करता है तथा सी 3 गुना खर्च करता है, एवं उनके बिना खर्च की गई राशि का औसत कितना है 60, तो ए का खर्च ज्ञात करें।
4545 और डिवाइड बाई यहां पर कितना आ जाएगा भाई 18 रुपए कॉस्ट चल रही है। अगले साल अगेन ये बात लिखी जाएगी और यहां पर रेट कितनी चल रही है आपकी 30 चल रही है। देखो ये चीज आप प्रिफर कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्लियर है कि जैसे ये वाला पार्ट आपका सब में कॉमन आकर के कट गया। क्लियर। अब यहां दो टाइप की संभावनाएं बनती हैं। दो टाइप की संभावना ये है कि अगर आप इसको तुरंत काट देते हो कि ऊपर से नीचे कट जाता है, तो एक संभावना ये निकलती है समझने के हिसाब से कि यहां पर आप ये रुपए क्यों मानो, आप अगर 100 रुपए भी मान लेते, मान लो यहां भी 100 आता, यहां भी 100 आता, यहां भी 100 आता, वो भी कट जाता। आप यहां पर 50 रुपए मान लेते तो यहां भी 50 लिखना होता, 50-50 आपस में कट जाते। इसका मतलब ये जो टोटल खर्च कर रहा है 4545, इसका मतलब ये जो 4545 रुपीज खर्च कर रहा है, इस पर सवाल डिपेंड ही नहीं है, ये डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब क्यों ना आप इस बात को हटा ही दें सवाल से। सोचने का अगर आप तरीका बदल लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन इतनी सी है कि वो हर साल समान पैसे खर्च करें, तो एक पैटर्न तो आपका ये हो जाता है। दूसरा पैटर्न इससे जस्ट अगला सवाल ही हम लोग डील करेंगे कि उसके अंदर भी अलग टाइप की संभावनाएं बनती हैं, जिसके अंदर ये वाला पैसा आपको लेना नेसेसरी हो जाता है, इसके बिना आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि असल में देखा जाए तो ये सवाल 4545 पर डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि 4545 जो वैल्यू आपकी 4545 वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। तो बेटर क्या रहेगा भाई, बेटर ये रहेगा खर्चा ऐसा मानो कि 45 18 30 का भाग चला जाए, तो 45 और 30 का एलसीएम कितना होता है 90 होता है, 90 में 18 का भी डिवीजन चला जाता है। इसका मतलब आप कह दो कि हर साल उसने कितना खर्चा किया 90 रुपए का, 3 साल में कितना खर्चा हो गया भाई 3 गुणा 90 का। अब ये तो रुपए निकल के आ गए, पहले साल उसने कितना पेट्रोल है वो कंज्यूम किया, पहले साल खर्चा कितने का 90 रुपए का, रेट क्या चल रही है 45 रुपए पर लीटर, 90 में 45 का भाग दोगे कितने लीटर कंज्यूम किया 2 लीटर। आ गई बात। अगले साल की बात करें तो अगले साल में देखना जरा, खर्चा 90 रुपए का, कंज्यूम कितना कर रहा है 18 की रेट से, तो 90 में 18 का डिवीजन किया 5 लीटर कंज्यूम कर दिया। उससे अगले साल रेट कितनी चल रही है 30 रुपीज पर लीटर, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो अगले साल का 90 रुपए, कितने लीटर 90 में 30 का डिवीजन 3 लीटर, 5 3 8 और 2 10, 0 से 0 गायब और रिजल्ट क्या हो गया आपका 27 रुपए। ठीक है, पहले वाली जो बात मैंने आपको समझाई है उसको ध्यान से लिखना, उसका भी यूज होता है जब कैलकुलेशन अपनी कुछ अजीब ही टाइप की चली जाए। यहां पर तो सीधे सीधे 45 18 30 का एलसीएम निकल रहा था, अपने सामने कोई चैलेंज नहीं था, 90 मान लिया, सीधे सीधे आप इसको सोल्व कर सकते थे, कोई भी हेडेक नहीं थी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए उसने वैल्यूज ऐसी डाल दी कि जिसकी वजह से सवाल आपका इजी वे में सोल्व नहीं हो रहा है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, पहले वाले मेथड से इसको करके जरूर देखेंगे। जैसे अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, लैंग्वेज को पढ़ो, पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, सवाल नंबर 181। लैंग्वेज पढ़ ली होगी, सीधे सीधे तो अटेम्प्ट हो नहीं पाएगा। देखना क्या कहा कि एक व्यक्ति ने 3 क्रमागत वर्षों के लिए दूध खरीदा, हर साल दूध खरीदता है वो लगातार 3 साल। पहले साल में रेट थी कितनी 7.5 रुपए प्रति लीटर, दूसरे साल में 8 रुपए प्रति लीटर, अगले साल में 8.5 रुपए प्रति लीटर। और उसने क्या कहा कि हर साल वो 4080 रुपए का दूध खरीदता है, तीनों वर्षों में दूध का औसत मूल्य आपको फाइंड करना है। तो यहां से देखना समस्या क्या पैदा होती है कि पहले साल रेट कितनी है 7.5, आप लिख सकते हो 15/2 लिखा जा सकता है। दूसरे साल की बात करें रेट आपकी कितनी है 8, और तीसरे साल 8.5, 8.5 का मतलब आपका 17/2। क्लियर। अब एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना, 15 और 8 और 17 में कोई भी सिंगल बात कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर आप एलसीएम लेंगे तो 15 गुणा 8 गुणा 17 निकल के आएगा।
पिछला सवाल आसान क्यों हो रहा था? यहां भी 4080 पर सवाल डिपेंड नहीं है, लेकिन समस्या हमारे सामने ये पैदा हो रही है कि भाई ये जो एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, ये भी तो आसान नहीं निकल के आ रहा। जब एलसीएम आपका आसान नहीं निकल के आ रहा है तो बेटर क्या रहेगा, जो वैल्यू उसने दे रखी है उसको यूज कर लो चाहो तो, और अगर आपको ये लगता है कि इसके साथ आप कंफर्ट हो तो आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दो। अब देखना क्या कर सकते हैं हम लोग कि 4080 के हिसाब से डील करें। 4080, थोड़ा सा आपको खुद में सुधार करना होगा। हर साल इतना खर्चा, 3 साल में ये टोटल खर्चा हो गया। पहले साल रेट कितनी चल रही थी? 15/2। कितने लीटर लाया होगा? तो डिवीजन करना जरा 15/2 का 40 में कितनी बार चला गया भाई डिवीजन? 40 के अंदर डिवीजन आपका चला गया 2 बार, 10 बचा। 15 7 105, फिर आपके पास 3 बचा 272। 15/2 का 2 ऊपर चला गया, ये वैल्यू आ गई। अगले केस में 8 का डिवीजन, ये तो सिंपल है, 5 बार चला गया, 1 बार चला गया और 0। 17 का डिवीजन, 17 गुणा 2 34, कितना बचा आपके पास? 6। 17 4 68, 1 0 और बटा में 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ये लिखा जा सकता है। क्लियर? अब इस पूरे के पूरे मामले को आप सोल्व करेंगे तो यहां से देखना 0, 8 गुणा 3 24, 4 गुणा 3 12, ये लिखा जाएगा। यहां पर देखो आपके सामने वैल्यू निकल के आई है 272 गुणा 2, साइड में मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, 4 27 गुणा 2 54, ये आपके पास हो गया 510, ये आपका 480 लिखा जा सकता है। यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगले वाले केस में कितनी आ गई? 8 1 9 4 13, 5 5 10 4 14 और 1 15, ये निकल के आ गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एग्जामिनर ने इस पॉइंट पर जाकर के आपको एक सहूलियत दी है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ऑप्शन की तरफ भी लगाएं कि किस टाइप के आपके ऑप्शन चल रहे हैं। अगर हम लोग सीधे सीधे विचार करें तो देखना जरा, 1500 है, ये 12000 है, 12000 से कुछ ऊपर की वैल्यू है। 1500 का 12000 में डिवीजन करते, ये 2 0 यहां मान लो, 2 0 यहां मान लो, तो आपको पता है 8 बार के लगभग डिवीजन चला गया। 30 का 240 में डिवीजन करते तो लगभग 8 बार आपका चला गया। थोड़ा सा इश्यू ये आ रहा है कि 4 बच गया, इसका डिवीजन किसके अंदर करें, तो इसका मतलब कंप्लीट 8 बार नहीं जा रहा है, बस लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं तो 7.98 इसके अप्रोक्सीमेट आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। सवाल इंपॉर्टेंट था, रीजन क्या है? एक तो कैलकुलेटिव है, दूसरा ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं। एज इट इज जैसा ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, एज इट इज मैंने आपको सवाल रखा, एज इट इज उसके ऑप्शन रखे। एग्जामिनर ने हमें एक सहूलियत दी है कि आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते। हालांकि अभी अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बैंकिंग में तो स्पेशली इसको करवाना पड़ता है, लेकिन आजकल एसएससी में भी कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम लोग बात देखेंगे कि किस हिसाब से सवालों को आप डील कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना। और एक तरीका और है, आप इसको क्या करोगे, एलसीएम लेकर के आप अपने हिसाब से वैल्यू अज्यूम करके सोल्व करेंगे, और लास्ट पॉइंट में जाकर के आप अटक तो वहां भी जाएंगे कि परफेक्ट आंसर कैसे निकाला जाए। एक छोटा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है, यहां पर डिजिट सम भी लगाओगे तो वो आसानी से लग नहीं पाता, तो अपने पास सहारा सिर्फ और सिर्फ या तो आपने अप्रोक्सीमेशन पढ़ रखा है, अब उसका यूज मैं इस सवाल में कर नहीं रहा हूं। रीजन मैं तो उसको सोल्व करके बता दूंगा कि लगभग ये इतना आएगा, इस वैल्यू से बड़ा होगा, इस वैल्यू से छोटा होगा, लेकिन उस चीज को समझाने में ही बहुत टाइम चला जाएगा अपना। तो बेटर ये है जब अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आ जाएगी, फिर से आप इस सवाल को देख लेंगे तो ये आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 पर आ जाते हैं। देखना जरा क्या कहा कि 40 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 163 सेंटीमीटर। किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा है कि दिन एक विद्यार्थी ना करके ऐसा कह लो कि 3 स्टूडेंट्स, हिंदी में गलत हो गई है यहां पर लैंग्वेज, किसी खास दिन 3 विद्यार्थी कर देना, 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अनुपस्थित है। शेष 37 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है। यदि ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है और सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है तो ए की ऊंचाई क्या होगी। अब एक सिंपल सी लैंग्वेज सोचो, 40 स्टूडेंट है, 37 स्टूडेंट की एवरेज हाइट कितनी चल रही है, 162। क्लियर है? सॉरी, हाँ 162। 40 स्टूडेंट टोटल थे,
37 की हाइट कितनी 162। अगर बाहर से ABC में आ जाते तो टोटल स्टूडेंट कितने 40। यहां से उसने लैंग्वेज स्टार्ट की थी, अब एवरेज हाइट कितनी हो जाती 163। तो यहां एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट में काम में ले रहा हूं। सवाल ऐसे भी हो सकता था 37 स्टूडेंट हैं, सबकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी चल रही है आपकी 162, लिखा जा सकता है। अगर 3 विद्यार्थी 162 सेंटीमीटर हाइट लेकर के आते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क क्या पड़ा कि जैसे ही ABC को शामिल करोगे स्टूडेंट 40 हो जाएंगे, हाइट 1 सेंटीमीटर आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये क्या करेंगे, सबको 1-1 सेंटीमीटर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये खुद भी शामिल है। ये बात तो मेरे ख्याल से सैकड़ों बार हम लोग कर चुके हैं। तो 40 स्टूडेंट की हाइट 1-1 बढ़ी तो इनके पास 40 सेंटीमीटर भी एक्स्ट्रा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे कि A की हाइट आपकी 1 सेंटीमीटर, B की भी 1 सेंटीमीटर, बट C की क्या है, A से 2 सेंटीमीटर कम है। लिख दिया। सबका सम क्या निकलेगा, ये वाला 3 गुणा, ये क्या कर लो भाई 16 गुणा 3 48, 480 के अंदर 40 आप जोड़ दोगे तो 520 हो जाएगा, और ये 526, 526। यहां से देखना जरा 3x की वैल्यू कितनी होगी 528, 3 से कैंसिल आउट करोगे 1751, और ये वाली वैल्यू 6, x की वैल्यू आ गई। यही हमसे उसने पूछा था कि यहां पर जो आपके पास है A, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज करो, सीधे सीधे सवाल की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 183 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। इजी कैटेगरी का सवाल है, ट्राई करके देखो एक बार, ऑप्शंस कमेंट करो भी जल्दी से क्या रिजल्ट निकल के आया है। और ये सारे के सारे देखो, इतना लंबा चौड़ा इसलिए हो गया, रीजन आपको ये कहा था कि हर एग्जाम को कवर किया जाएगा। तो जैसे जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 11 सेशन में से वो 6 या 7 सेशन देख लें, इतने में उनका काम चल जाता है। पटवारी हो या ग्राम सेवक हो, MPSI हो, जेल प्रेरी हो, जितने भी हैं, तो स्टार्टिंग के कम से कम 5, 6 या 7 सेशन देखें। और जो SSC और बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे पूरे के पूरे 11 सेशन देखें। रीजन क्या, बैंक में ज्यादा कैलकुलेटिव आते हैं, लेकिन आजकल SSC क्या करता है, वो भी कैलकुलेटिव सवाल पूछता है। तो उन दोनों ही टाइप के सवाल को इन्वॉल्व कर लिया है, कोई खास डिफरेंस बचा है नहीं दोनों एग्जाम के अंदर। हाँ, कुछ चैप्टर डिफरेंट होते हैं, जैसे एडवांस मैथ बैंक वालों को पढ़नी नहीं होती है, उसके अलावा बैंकिंग में कुछ डिफरेंट चैप्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर है। बट अर्थमेटिक की तैयारी तो एक जैसी सी आप रख सकते हो, बैंक कंपैरिजन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा अर्थमेटिक में। चलो भाई 183 की बात करें तो क्या कहा कि एक आदमी 50 रुपए प्रति कमीज की दर से उसने शर्ट खरीदी है, कितनी 13। फिर उसने ट्राउजर खरीदे, ट्राउजर कितने भाई 15, रेट क्या चल रही है 60 रुपीज पर ट्राउजर। फिर उसने क्या किया 65 रुपए प्रति जोड़ी की दर से 12 जोड़ी जूते खरीदे। तो इसने क्या किया 12 जो पेयर है वो शूज के खरीदे हैं, और रेट क्या चल रही है 65। हर एक वस्तु की एवरेज प्राइस तो देखना, एक रेट क्या आपकी 50, एक आपकी रेट क्या चल रही है 60, एक क्या चल रही है आपकी 65। बेस वैल्यू क्या कर लें 50 ले लें, ये हमने अपनी बेस वैल्यू चूज कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस कि भाई इसके अलावा जो एक्स्ट्रा, हम क्या मान रहे हैं हर एक चीज का खर्चा 50-50 रुपए है, इसके अलावा भी जितना खर्चा हुआ उसको कैलकुलेट करें। अब देखो आपको क्या शर्ट्स के लिए कैलकुलेट करना है, रीजन बेस वैल्यू 50 रुपए माननी है, इसकी 50 चल रही है, नहीं कैलकुलेट करना। पैंट देखना जरा 60 रुपए प्रति पैंट की दर है, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए इसके कंपैरिजन में, और खरीदी कितनी है 15, तो 150 रुपए यहां एक्स्ट्रा खर्च किए। फिर शूज की बात करें तो यहां पर 65 रुपए रेट चल रही है, बेस वैल्यू क्या थी 50, कितनी ज्यादा 15, और खरीदे कितने उसने 12 जोड़ी, 12 पेयर्स खरीदे इसने, तो 15 गुणा 12 180। तो ये जो खर्चा हुआ है इसका ये क्या निकल के आया एक्स्ट्रा निकल के आया। ये क्या माना था हमने बेस वैल्यू या फिर एवरेज। अब ये एक्स्ट्रा खर्चा कितनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितने भी आइटम्स उसने खरीदे हैं। तो एक जगह 13, एक जगह 12 है, एक जगह 15, 13 12 25 15 40 लिखा जा सकता है। 0 से तो कैंसिल आउट करो, 18 और यहां पर आपके पास 15 निकल के आ गया, 18 और 15 आपका क्या हो गया 33 अपोन में 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, 8 4 32
और 10 में 0.25 बार। इसको ऐड कर दोगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 58.25 रुपीज। ये हमारा हो गया एवरेज। यहां से ऑप्शन डी अपना है करेक्ट। अब अगेन एक सवाल फिर से मैंने क्या किया बेस वैल्यू का, कि इस टाइप के सवाल हाइट वाले भी पूछे जाते हैं, हालांकि लॉजिक वही है, बट गो थ्रू होना बहुत अच्छी बात है कि एक बार आप गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको ये लगा रहता है कि हाँ इस टाइप के सवाल हमने कर लिए। चलो भाई, आप मुझे जल्दी से इसका कमेंट करके रिप्लाई बता दो कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। आई होप बात बन गई होगी। देखना क्या कहा इसने, 24 लड़कियों में से 6 लड़कियों की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 लड़कियों की लंबाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, शेष लड़कियों की लंबाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, सबकी एवरेज हाइट। सबसे कम वाला उसको बेस वैल्यू या एवरेज वैल्यू मान सकते हो, तो कितनी बता रहा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। बेस वैल्यू हमने ये ले ली, ये हमारी बेस वैल्यू हो गई। हम ये मानते हैं कि सभी का एवरेज ये है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्लस या माइनस में है तो उसको कैलकुलेट करो और जितने लोग हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो स्टार्टिंग में देखना 6 लड़कियां हैं, इनकी हाइट कितनी है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। एवरेज क्या माना 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। कितनी ज्यादा हर एक लड़की 10 सेंटीमीटर। टोटल लड़कियां कितनी 6, तो 60 सेंटीमीटर अपने को हाइट यहां से एक्स्ट्रा मिली। 8 लड़कियों की हाइट कितनी 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, ये तो हमने मान ही रखी है, तो ना तो ये ज्यादा है ना कम है, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करना। शेष लड़कियों की बात कर रहा है, तो देखना 8 और 6 14 हो गए आपके पास, तो शेष लड़कियां कितनी बची 11। इनकी हाइट कितनी है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। कितनी ज्यादा भाई इससे 6 सेंटीमीटर। और गर्ल्स कितनी है 11, तो 11 गुणा 6 66 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अपोन में क्या करोगे टोटल गर्ल्स कितनी है 24। ये हमारे पास एक्स्ट्रा हाइट निकल के आ गई, इसे 24 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 60 और 60 120 और यहां पर 6। 1 मिनट, परफेक्ट रिजल्ट कैसे नहीं आ रहा भाई, आना तो चाहिए था। पहले केस में देखना जरा, यहां क्या कह रहा है कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो 5 से 10 ज्यादा हो गया 60। फिर 8 लड़कियां यहां पर हो गई अपने पास, और इनको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। शेष जो लड़कियां हैं इनकी हाइट कितनी है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। 6 ज्यादा है और लड़कियां 11 गुणा 6 66। चलो यहां तक तो कोई समस्या नहीं। 8 6 14 10, ये गलती की ना, 10 लड़कियां बची थी, तो 6 सेंटीमीटर के हिसाब से 60। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कितनी बार कट गया 120 से 5 बार। इसमें ऐड कर दो तो कितना आ गया 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये बेस वैल्यू आपका मन करे वो मान सकते हो। हम किसी एक को इसीलिए टारगेट करते हैं जिससे किसी एक पार्ट को कैलकुलेट करना आसान हो जाए, कि उसको तो कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं होगी, तो वो सारा का सारा टाइम अपना बचा देता है। हालांकि पीछे जब डेविएशन से ये बात मैंने रिलेट करवाई थी तो आपको ये कहा था आपका मन करे आप वो वाली वैल्यू मान सकते हैं और उसके हिसाब से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। देखना क्या कहा कि शनिवार को छोड़कर एक सप्ताह में जो वर्षा का औसत है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। कि सैटरडे को तो आप साइड में कर दो, और जो बारिश हो रही है उसका एवरेज 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन शनिवार को बहुत अधिक वर्षा हुई और सप्ताह में वर्षा का औसत जो है वो 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। क्लियर है? इतना बढ़ गया नहीं, ऐसा कर देना इसको, इतना हो गया। ठीक है, इतना बढ़ जाना तो डिफरेंट चीज होगी कि 1.5 चल रहा, सॉरी 0.5 चल रहा था, उससे 2 हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर करेक्ट है राइज टू 1.5 सेंटीमीटर, कि ये औसत 1.5 हो गया। बढ़ गया नहीं करना है। बढ़ने का मतलब हो गया 0.5 पहले चल रहा था, 1.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2। तो हम इस सवाल को कैसे डील कर रहे हैं कि ये 1.5 हो गया, शनिवार को कितनी बारिश हुई ये आपको फाइंड करना है। देखो एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना कि अगर सैटरडे को भी 0.5 ही सेंटीमीटर बारिश हो जाती तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते कि एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि 6 दिन थे, शनिवार को भी 0.5 होगी, जितना एवरेज चल रहा था वो का वो मेंटेन।
समस्या क्या हुई कि एवरेज आपका 1.5 हो गया, कितना बढ़ा 1 सेंटीमीटर। अब दिन कितने 7 दिन, तो इसका मतलब 0.5 तो सबका मेंटेन कर दिया था, इसको भी 0.5 ले आए थे, 1 सेंटीमीटर सब में और बढ़ गया। इसका मतलब सैटरडे के पास क्या है 5 और ये तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो वो सवाल है मेरे ख्याल से आप देखते ही इनको तुरंत के तुरंत हिट कर सकते हैं, कोई खास इश्यू इनमें आता है नहीं। 186 को भी देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 186। माइंड में किया जा सकता है ये वाला सवाल भी। देखो क्या कहा कि 15 चलचित्र थिएटर सिनेमा हॉल की बात चल रही है कि औसतन 15 प्रत्येक दिन थिएटर के अंदर कितने लोग आते हैं 600। 15 थिएटर हैं, हर रोज उनमें एवरेज 600 लोग आते हैं। अब उनमें से क्या हुआ भाई 6 थिएटर बंद हो गए, किंतु थिएटर में आने वालों की उपस्थिति वो की वो मेंटेन रहती है। तो शेष थिएटरों में से प्रत्येक थिएटर में दर्शकों की दैनिक उपस्थिति क्या है। एक तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन कुछ है नहीं। तो एक बात बताओ, टोटल दर्शक कितने हैं अपने पास, ये वाले 15 गुणा 600 लिखा जा सकता है। कितने बंद हो गए 6, बचे कितने 9 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सोल्व कर सकते हो यहां से। 15 6 90 हो जाएगा, 9 से ये वाली बात कट जाएगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अगर कैलकुलेटिव होता तो क्या करते, ये मान लेते कि भाई 9 जो है उनमें 600 तो मेंटेन है ही है, इसके अलावा भी कुछ आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते। लेकिन आपको क्या सिखाया है कि बेस वैल्यू से आप इनको डील करोगे। 187 ही है ना शायद, हाँ 186 हो गया, 187। देखो एक डिफरेंट टाइप का सवाल अपने सामने हो रहा है। पहले तो आप लैंग्वेज को रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को और फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। देखना क्या कहा कि एक होटल 2 प्रकार के खर्च रखता है, एक जो निश्चित खर्च होते हैं और दूसरा जो होटल में ठहरे हुए व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना, किसी ने भी होटल खरीदा है तो 2 टाइप में इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो इसके एक्सपेंडिचर होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक तो देखो क्या है, होटल मान लो उसने किसी ने होटल रेंट पर ले रखा है तो उसका किराया जाएगा, वो क्या है फिक्स है कि मान लो उसके पास 50 रूम है। अब 50 रूम में गेस्ट उसके पास आए या ना आए, वहां पर कोई भी रुके या ना रुके, लेकिन 50 रूम का उसे किराया पे करना है, ये फिक्स कॉस्ट हो गई उसकी। जैसे कोई पर्टिकुलर स्टाफ रख रखा उसने तो वो भी क्या हो गया उसका फिक्स हो गया। मान लो कोई मेंबर आता है वहां पर रुकता है, अब उसके ऊपर क्या होगा खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे उसने ऑर्डर किया लंच का या डिनर का या टी कॉफी कुछ भी, तो उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगी और इसके हिसाब से भी उस होटल का क्या होगा खर्च। 50 लोग आएंगे, 50 बार उनको मान लो इस टाइप से डिनर करवाना पड़ा, 50 लोगों के लिए लंच करवाना पड़ा, तो वो वेरी करती रहेगी जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से। बाकी एक कॉस्ट है कि वो तो उसको पे करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये इसकी लैंग्वेज हो गई। अब देखना जरा क्या कहा कि जब होटल में 10 व्यक्ति ठहरते हैं तो होटल का कुल खर्च कितना है 6000, और होटल में 25 व्यक्ति ठहरते हैं तो औसत खर्च 360 रुपए प्रति व्यक्ति है। होटल का कुल खर्च क्या होगा यदि होटल में 40 व्यक्ति ठहरे हुए हैं। अब एक बात बताओ, एक तो हमारी वैल्यू हो गई फिक्स या फिर इसको कांस्टेंट कह सकते हो या फिर अचर कह सकते हो। एक हमारी कॉस्ट हो गई जो वेरी कर रही है, वेरिएबल जिसे कहा जाता है ये चर। फिक्स कॉस्ट हमने मान ली x रुपए है, क्लियर। अब देखना वेरी करने वाली क्या होगी, जितने आदमी आएंगे उसके हिसाब से वेरी करेगी। अब y रुपए एक आदमी पर लगती है तो 10 आदमी आए तो खर्चा कितना हो गया 10y। x फिक्स थी और 10 लोगों की वजह से 10y एक्स्ट्रा खर्च हो गया और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 6000 रुपए। दूसरे केस में क्या कह रहा है 25 आदमी ठहरते हैं तो ये कॉस्ट तो होटल की फिक्स मेंटेन ही आपको बताया ना, जैसे सैलरी हो गई, स्टाफ का खर्चा हो गया, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये फिक्स है। इसके अलावा मान लो कोई भी मेंबर आकर के रुकेगा होटल में, रूम मान लो गंदा हो गया, साफ करना उसको, तो क्लीनिंग की जो कॉस्ट आती है वो तो वेरी करती रहेगी। हालांकि होटल उसको चार्ज करता है लेकिन हमें तो खर्चे को ही काउंट करना है। लोग कितने 25, तो वेरी करने वाली कॉस्ट कितनी 25y। एवरेज कितना बता रहा अभी 360। 25 गुणा 360 करोगे 10, 25 गुणा 6 150,
फिर 25 3 75 और 15 90, ये हो गया। यहां से देखना जरा, इसको अगर आप लेस कर देते हो, कौन से में से कौन से को, इस नीचे वाली की वैल्यू ज्यादा है, इसमें से इसको घटा दो, x से x कट गया और यहां पर क्या बचेगा अपने पास 15y बराबर 9000 में से 6000 चला गया 3000। y की वैल्यू निकालोगे 15 से, ये 2 बार कट गया और 2 0। y की वैल्यू कितनी 200। x की वैल्यू बता सकते हो, x की वैल्यू देखना जरा, y की वैल्यू 200 रखोगे, 200 गुणा 10 2000, उधर जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 6000 माइनस 2000 4000। अब सवाल अपना ये है कि होटल के अंदर 40 लोग रुके हैं। अब एक बात बताओ, ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई, होटल के अंदर रुके हैं लोग, कितने भी रुके कोई फर्क नहीं पड़ता, x तो फिक्स मेंटेन है। अब 40 लोग हैं, 200 रुपए का खर्चा उनके ऊपर आएगा, 40 गुणा 200, 4 गुणा 2 8 और 3 लग गए 0, तो ये कॉस्ट वेरी करने वाली, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 12000 रुपए। सवाल इजी कैटेगरी का ही होता है, तो जिस बच्चे ने मान लो इसको पहले डील नहीं कर रखा है, हो सकता है उसको ये कंफ्यूजिंग लगे। एक बार अगर आपने इसको डील कर रखा है तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही आसान है, कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होता है। एक ग्रुप पर भी बच्चे ने इस टाइप का सवाल भेज रखा था, उस सवाल की लैंग्वेज एकदम कंप्लीट गलत थी, आधा अधूरा सवाल था। तो इस टाइप से ये सवाल बनते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें मेंशन करनी होती है और 2-3 बच्चे उसका जबरदस्ती आंसर बनाने की भी कोशिश कर रहे थे, तो वो तो कंप्लीट गलत था कि सवाल ही गलत है, उसको फिर से सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। देखना 188 की बात करें तो क्या कहा कि एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत अंक, ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल है। देखना, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 60। यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों का अंक पर विचार नहीं किया जाता है कि जो टॉपर्स हैं 5 टॉपर्स हैं उनको एक बार हम लोग काउंट नहीं कर रहे या उनके जो मार्क्स हैं उन पर डिस्कशन नहीं कर रहे, फिर क्या कहा शेष 5 विद्यार्थी जो बचे उनके एवरेज में क्या हो गया, शेष 5 ही बचेंगे ना, 5 तो हटा दिए, उनके एवरेज में 5 की कमी आ गई। कितना चल रहा था भाई, सबका 60 चल रहा था, नीचे वाले 5 लोगों का कितना हो गया 55। क्लियर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 40, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके 100। यह देखा गया कि कोई भी विद्यार्थी असफल नहीं हुआ, किसी को भी फेल नहीं करना। यदि प्रत्येक 5 सर्वोच्च अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के पूर्ण अलग अभिन्न अंक हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, पूर्ण का मतलब क्या हुआ इंटीजर वैल्यू आपकी, ऐसा नहीं है पॉइंट्स में। दूसरी बात अलग अलग और आपके अभिन्न है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है 2 लोगों के नंबर जैसे आपने कहा कि 70 आ गए, टॉपर्स की बात चल रही है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो भी है उसका अधिकतम संभव अंक क्या है, एक एक करके बात को समझते हैं। देखो हुआ क्या, 10 विद्यार्थी हैं, 60 का एवरेज है इनका, कितने नंबर इन्होंने गेन किए भाई 600। क्लियर। अब यहां पर हम लोग 2 कैटेगरी बना लेते हैं, एक तो आपके पास जो टॉपर स्टूडेंट्स थे और एक आपके जो टॉपर्स नहीं थे। ठीक है, ये टॉपर स्टूडेंट है और ये वाले नहीं। इनका एवरेज कितना है भाई, इनका एवरेज 5 डिक्रीज हो गया 55 हो गया। 55 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 गुणा 5 25, 25 और 2 27, 275। तो इनके मार्क्स कितने हैं 600 में से लेस कर दो 325, या एवरेज कितना मेंटेन होगा 65, लिखा जा सकता है 325 मार्क्स इनके हैं। अब इनके लिए कंडीशन क्या कही है कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट में वैल्यू ना हो। दूसरा, सबके मार्क्स डिफरेंट होने चाहिए, और इसका मतलब ये टॉपर हैं, इसका मतलब 5 बच्चे, तो इसका मतलब इस ग्रुप का कोई भी बच्चा, कोई सा भी बच्चा आप उठा लो, उससे इसके नीचे से नीचे वाले बच्चे के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। रीजन, आपने 2 कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट की है कि यहां पर 5 टॉप वाले बच्चे रहेंगे, यहां पर जो रिमेनिंग के 5 हैं वो रहेंगे। ऐसी कलाकारी नहीं दिखानी है कि यहां एक बच्चे के 60 नंबर दे दिए लेकिन इस ग्रुप के अंदर 55 दे दिए, तो फिर एक बात बताओ, 60 वाला तो उधर निकालना है। अब यहां पर आपको एक बात निकालनी है कि यहां एक ऐसा बच्चा है जिसके मैक्सिमम मार्क्स है, कितने तक संभव हो सकते हैं ये हमें बताना है। अगर इस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स हैं तो बचे हुए बच्चों के क्या कर दो, मिनिमम रख लो।
या ऐसा भी कह सकते हैं कि बचे हुए 4 जो लोग हैं इनके मिनिमम मार्क्स अगर आप रखोगे तो ऑटोमेटिक जो एक स्टूडेंट है उसके क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स। और यहां ग्रुप का हमने क्या लिया है कि यहां पर 5 टॉपर बच्चे हैं, कम से कम नंबर वाला बच्चा भी इस ग्रुप के हर बच्चे से ज्यादा नंबर रखता हो। डिफरेंट टाइप का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या किया, 600 नंबर थे, जो टॉपर नहीं है उनके मार्क्स कितने हैं, 275। जो टॉपर है उनके मार्क्स कितने हैं आपके पास, 325। इनके बारे में शर्त ये दे रखी है कि मैक्सिमम मार्क्स वाला तो बच्चा बताओ, और दूसरा सबके मार्क्स अलग अलग हैं, किसी के भी मार्क्स पॉइंट्स में नहीं है। तो ये अगर टॉपर बच्चे हैं तो इस ग्रुप में सबसे कम नंबर लाने वाला बच्चा भी क्या होगा, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे से भी ज्यादा नंबर रखता होगा। अब इसके बारे में कोई शर्त नहीं की तो हम बेटर क्या रहेगा, देखो हम सभी के मार्क्स क्या ले लें, 55-55। बेटर तो यही रहेगा ना कि 5 बच्चे हैं, 5 के क्या कर दो 55-55। क्यों किए मैंने भैया ऐसा, एक तो शर्त हमारे पास कोई भी नहीं थी कि इनके इक्वल हैं या नहीं है। दूसरा, किसी बच्चे के मन में ख्याल आया होगा सर एक के कम ही रखने हैं तो एक के 40 रख लो। एक बात बताओ, 275 आपको सब मेंटेन है, मैं इसकी जगह 40 भी रख दूं मान लो, तो 15 नंबर कहां जाएंगे, 15 किसी न किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कोई सा भी नंबर 55 से ज्यादा मेंटेन होगा। 55 से ज्यादा मेंटेन हो गया तो हमारी यहां पर जो शर्त हम मेंटेन करना चाहते हैं कि इसको तो कम से कम रखना ही रखना है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए यहां पर सबको इक्वल मार्क्स दे दिए, और कितने कितने दे दिए, 55। क्लियर है। यहां वाले ग्रुप में क्या रखें, यहां शुरुआत कर दो भाई 56 से। रीजन क्या, 4 बच्चों के मिनिमम से मिनिमम नंबर रख लो तो 5वें के ऑटोमेटिक मैक्सिमम आ जाएंगे। 56 रख लिए, 55 से ज्यादा भी हैं। अगले वाले के क्या है, यूनिक होने चाहिए नंबर, 57, 58, 59, ये रख लिया, लिखा जा सकता है। अब यहां पर फिर से बात को देखना, 4 बच्चों का सम अगर आप लिखना चाहो तो देखना 9, 8, 17, 17 में 7 जोड़ा आपने, कितना आ गया आपके पास, 24 और 6, 30, 5, 10, 15, 20, 20 और ये 230 निकल के आ गया। इन 4 बच्चों के नंबर आप 230 दे सकते हो, सबका सम 325 बनता है, माइनस 230 आप कर सकते हो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 और ये 9, 95। तो ये मार्क्स संभव है टॉपर के। ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आई, वैसे तो देखो इस सवाल को पूछने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही रेयर है कि इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप डाउट ग्रुप पर सेंड कर देते हो, तो बेटर ये है कि 3-4 बच्चे या उससे भी ज्यादा, कई बार तो 10-10 बच्चे उनको अलग अलग जगह से फिर पोस्ट करते रहते हैं कि रिप्लाई करो रिप्लाई करो। तो जैसे जैसे अपना चैप्टर चलता जाता है तो मैं उनको कंसीडर कर लेता हूं कि ये सवाल इस टाइप से आपके सोल्व होंगे। चलो भाई, आज के सेशन में इतने ही सवाल है। अब एवरेज कंप्लीट हो गया अपना, तो इसका मतलब यहां पर एक जरूरी बात यह है कि अगर आप सिंसियरिटी के साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स उसका पार्ट है, तो बिल्कुल आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये चीजें, अप्रोच आपने देखी होगी, बड़ी ही यूनिक टाइप की अप्रोच में डेवलप करता हूं। रीजन ऑलमोस्ट मेरा टाइम इसी चीज में चला जाता है कि कैसे भी करके जो टिपिकल सवाल है उनको इजी किया जाए कि स्टूडेंट के समझ में भी आए। ऐसा अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 60 या 62 लेक्चर ले लिए हैं, किसी भी जगह मैंने आपको ये नहीं कहा इन चीजों को आप रट लो। एडवांस मैथ के कुछ पार्ट आप स्किप कर दो, हालांकि उसमें भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। अर्थमेटिक में सिंगल बात ऐसी नहीं की है इसको रट लो, तो अपना फोकस ये रहता है कि चीजें आप समझ लें, जिससे क्या है दिमाग पर प्रेशर ना रहे और ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करें। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ समस्या यह है आपको सवाल भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा सवाल आएगा तभी ये वाली ट्रिक, या ट्रिक नहीं है वो असल में एक फॉर्मूला है, तो ऐसा सवाल होगा तो इसके साथ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐसे सवाल में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक तो मैं आपका ये वाला बर्डन एकदम खत्म कर देता हूं कि आपको किसी भी टाइप की ट्रिक या फॉर्मूला ध्यान ही नहीं रखना, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंड करना है, समझाने की पूरी कोशिश रहती है। हर सेशन को बड़ी ईमानदारी से करवाया जाता है। एवरेज आपने देखा होगा 188 सवाल, यूट्यूब पर आप कहीं भी देखेंगे तो 50 से 60 सवालों में इसको खत्म कर दिया जाता है, पूरे के पूरे टाइप तक नहीं करवाए जाते हैं। और यहां पर आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एक सवाल है उनको भी रिपीट किया तो डेटा उनका चेंज करके किया, बाकी सारे के सारे सवाल अपने यूनिक पैटर्न के चल रहे थे कि एक एक टाइप ले रहे थे। हर टाइप के हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 8 से 10 सवालों को डील कर लें।
कुछ अलग टाइप के सवाल भी हमने डिस्कस किए हैं साथ साथ के अंदर। तो बिल्कुल आपको ईमानदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इनके आपको PDF नोट सब मिल जाएंगे। किसी भी टाइप का कोई भी इश्यू है तो कमेंट करके आप हमें अपने सजेशन दे सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।